Class 12th. Today we'll be starting with your chapter number 3 in biology, human reproduction. As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. यानी हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और विविपेरस यानी हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं जब तक उनकी ग्रोथ नहीं हो जाती और एक टाइम के बाद वो बाहर आ पाते हैं. बाकी एनिमल्स जैसे एग देते हैं वो ओविपेरस. द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड यानी क्या क्या होता है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में. फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स यानी स्पर्म और ओवम बनना जिसको हम कहते हैं गैमिटोजेनेसिस. स्पर्म्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल. ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट यानी स्पर्म का फीमेल की बॉडी के या जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर जाना जिसको बोलते हैं इंसेमिनेशन. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स यानी दोनों गैमेट्स का आपस में मिलना फ्यूज़ होना जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन और जिससे बनता है जाइगोट. दिस इज़ फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसाइट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल यानी इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है और वो जो हमारी यूट्रस की वॉल रहता है उसमें जाके अटैच हो जाता है जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं गेस्टेशन यानी कि जब बेबी पेट में होता है और उसका अंदर डेवलपमेंट चल रहा होता है तो उस पीरियड को हम गेस्टेशन कहते हैं. एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी यानी फिर एक टाइम आता है जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है इसको कहते हैं हम पार्चुरेशन. यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकन आफ्टर प्यूबर्टी यानी हम जानते हैं कि एक सर्टन एज रहती है प्यूबर्टी की जिसके बाद ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं. देर आर रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड इन फीमेल्स यानी कि मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में फ़र्क होता है. फॉर एग्जाम्पल स्पर्म का फॉर्मेशन बुढ़ापे तक चलता है लेकिन ओवम का फॉर्मेशन 50 ईयर्स की एज में ख़त्म हो जाता है. लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन यानी अब हम दोनों के सिस्टम को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन यानी कि ये कमर से नीचे के पेल्विस रीजन में रहता है. फिगर देखेंगे हम अभी यहाँ पर. इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विथ एसेसरी डक्ट्स ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनाइटिलिया यानी इसमें टेस्टिस होते हैं साथ वाले एसेसरी डक्ट्स होते हैं ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होते हैं. अब हम इस पेज पर आ जाते हैं. ये डायग्राम दिया हुआ है. द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम यानी टेस्टिस बॉडी के बाहर होते हैं एक पाउच में जिसको स्क्रोटम कहा जाता है. स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस यानी स्क्रोटम का काम होता है टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा रखना. ठीक है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम. नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस क्योंकि इतना टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है. इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप यानी हर एडल्ट में टेस्टिस ओवल शेप की होती है जैसे कि ये दिख रही है यहाँ पर. विद अ लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर. टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग यानी लेयर्स से कवर्ड होती है और हर टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं. ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड यानी बहुत ज़्यादा घुमावदार सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर स्पर्म्स बनते हैं. ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल. 2 टाइप के सेल्स होते हैं इसके अंदर. मेल जर्म सेल जिनको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं और सर्टोली सेल. मेल जर्म सेल्स का काम क्या होता है ये मियोटिक डिवीजन करते हैं जिससे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा जबकि सर्टोली सेल्स का काम क्या होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए. द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल यानी ये ट्यूब्स के बाहर का जो रीजन रहता है जहाँ छोटे छोटे स्पेस रहते हैं उसे ब्लड वेसल्स भी होते हैं उन्हें हम कहते हैं लेडिक सेल और इंटरस्टिशियल सेल्स. लेडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन यानी लेडिक सेल्स सिंथेसाइज भी करते हैं यानी बनाते भी हैं और फिर उसका सिक्रीशन भी करते हैं किसका टेस्टिकुलर हार्मोन्स को जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन. अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट यानी इसमें और भी सेल्स प्रेजेंट होते हैं. द मेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड क्या क्या होती है रेटिटेस्टिस वासा एफ्रेंशिया एपिडिडाइमिस एंड वॉस डिफरेंस.
द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू द वैसा एफरेंशिया, यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं वो वैसा एफरेंशिया में खुलती हैं, किसके थ्रू? रेडिटेस्टिस के थ्रू। ये रेडिटेस्टिस है, इसके थ्रू ही जाती हैं वासा एफरेंशिया में। फिर वैसा एफरेंशिया टेस्टिस छोड़कर एपिडाइडमिस में चली जाती है, यानी कि ये टेस्टिस छोड़कर ऊपर चली गई। फिर एपिडाइडमिस जाती है वास डेफरेंस में और जो एब्डोमेन की तरफ चली जाती है, यानी ये इससे निकलकर यहाँ से होते हैं सीधे वास डेफरेंस, और वास डेफरेंस नीचे यूट्रस में यूरेथ्रा के थ्रू। द वास डेफरेंस असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, यानी ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर चली जाती है। इसको यहाँ से डक्ट मिलता है जिसको हम सेमाइनल वेसिकल बोलते हैं, जो यूरेथ्रा में खुलता है इजैक्यूलेटरी डक्ट जैसे। ये डक्ट्स का काम होता है कि स्टोर करना स्पर्म्स को और उसके बाद ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म्स को टेस्टिस से बाहर की तरफ। यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि ये जो यूरेथ्रा है, जो मेन ऑर्गन है, ये इससे ही निकला है और ये पेनिस के थ्रू बाहर निकल जाता है। इसकी ओपनिंग को हम कहते हैं यूरिनरी मीटस, ये जो यहाँ से ओपनिंग है इसको, और इसको हम पेनिस कहते हैं। ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेबल करने को भी आते हैं और कभी कभी ड्रॉ करने को भी आ जाते हैं। द पेनिस इज़ द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. It is made up of special tissues that helps in the erection of penis to facilitate insemination, यानी इसमें स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं जिससे इरेक्शन होता है और इंसेमिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है. द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, यानी जो पेनिस का हमने ये वाला पार्ट देखा था इसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं, जो ऊपर एक लेयर से कवर्ड रहता है जिसे फोरस्किन बोला जाता है. द मेल एसेसरी डक्ट ग्लैंड्स इंक्लूड, क्या क्या होते हैं साथ वाले ग्लैंड्स? पेयर्ड सेमाइनल वेसिकल, यानी कि 2 सेमाइनल वेसिकल होते हैं जो पेयर में होते हैं. अ प्रोस्टेट, यानी एक ही ग्लैंड है. एंड पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, यानी 2. यानी आपको ध्यान रखना है कि कौन से ग्लैंड पेयर्ड है यानी साथ में है, 2 हैं, और कौन सा एक है. तो प्रोस्टेट एक ही होता है. सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमाइनल प्लाज्मा विच इज़ रिच इन फ्रक्टोज, यानी कि ये ग्लैंड्स वो हैं जिनका सिक्रीशन में फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम्स होता है और कुछ एंजाइम्स होती हैं. और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन से पेनिस का ल्यूब्रिकेशन हो जाता है, ईजीली होता है. अब हम आते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ ओवरीज, यानी 2 ओवरीज होती हैं जिसके साथ ओविडक्ट्स होते हैं, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, सब पेल्विक रीजन में. दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड, यानी कि इनके साथ में मेमरी ग्लैंड का पेयर होता है, ब्रेस्ट होते हैं, जिनका काम स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इनको क्यों बनाया गया है? ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ और चाइल्ड केयर के फंक्शन को अच्छे से करने के लिए इन्हें बनाया गया है. ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जो कि फीमेल गैमेट ओवम बनाती हैं और कुछ हॉर्मोन्स भी सीक्रेट करती हैं. ओवरीज आर लोकेटेड 1 ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, यानी हर साइड पर एक लोकेटेड होती है, जैसे ये डायग्राम में दिख रही है 2 ओवरीज. ईच ओवरी इज़ अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, 2 से 4 सेंटीमीटर लेंथ की होती है. पेल्विक वॉल से लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होती है. और हर ओवरी के पास एक थिन एपिथेलियम होता है जिसको ओवेरियन स्ट्रोमा बोला जाता है. स्ट्रोमा 2 पार्ट्स में होता है, पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेड्यूल. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव डायग्राम दिया हुआ है. यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, क्लाइटोरिस, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे. द ओविडक्ट्स, यानी फेलोपियन ट्यूब्स को हम ओविडक्ट्स बोलते हैं. यूट्रस एंड वेजाइना, ये फीमेल एसेसरी डक्ट्स होती हैं. जैसे कि हमने मेल एसेसरी में ये सेमेनल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल पढ़े थे, वैसे ओविडक्ट्स, यूट्रा और वेजाइना. ईच फेलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है. पेरिफेरी से ओवरी टू द यूट्रस जाती है. द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज़ फनल शेप्ड कॉल्ड इन्फंडिब्यूलम, यानी ओवरी का ये जो पार्ट है इसको इन्फंडिब्यूलम बोला है हमने. फेलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो ओवरी के पास रहता है वो इन्फंडिब्यूलम होता है. इन्फंडिब्यूलम में ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, उंगली जैसे प्रोजेक्शन है, जिनका काम होता है कि जब ओवरी ओव्यूल सिक्रीट करती है तो ये फिंगर जैसे प्रोडक्शन ऐसे करके ओवम को अपने पास ले लेते हैं. इनको बोला जाता है फिम्ब्रे. हेल्प्स इन द कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन. तो इस डायग्राम के थ्रू हमको समझ आता है कि ये फिम्ब्री है, ये ओवरी, और ये पहला पार्ट है इन्फंडिब्यूलम. अब आगे देखिए तो इन्फंडिब्यूलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट, यानी अब इन्फंडिब्यूलम से आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम क्या मिलेगा? हमें एक वाइडर यानी एक थोड़ा सा चौड़ा पार्ट मिलेगा.
पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्प्यूला, यानी उसके बाद आता है थोड़ा चौड़ा पार्ट जिसको हम कहते हैं एम्प्यूला। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट ईस्थमस नैरो ल्यूमन होता है जो यूट्रस में जाके ज्वाइन हो जाता है। अब यूट्रस इज सिंगल, यानी एक ही यूट्रस होता है जिसको वॉम्ब भी बोला जाता है, इसके अंदर बेबी होता है। द शेप ऑफ यूट्रस इज लाइक एन इन्वर्टेड पियर, ठीक है। इट इज़ सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच टू द पेल्विक वॉल, ये लिगामेंट से सपोर्टेड रहती है जो पेल्विक वॉल से अटैच्ड होते हैं। द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना, ये वेजाइना में ओपन होते हैं थ्रू अ नैरो सर्विक्स, यानी एक नैरो पाथ होता है जिसको सर्विक्स कहते हैं, उसके थ्रू ये बाहर वेजाइना में ओपन हो जाता है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, यानी जो स्पेस खाली होता है सर्विक्स में उसे हम सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, जो वेजाइना के साथ मिलके बर्थ कैनाल बनाता है, यानी बेबी यहाँ से बाहर आता है। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू, इसमें 3 लेयर्स होती हैं। एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम, पहली मेम्ब्रेन बाहर की थिन। मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल मायोमेट्रियम, यानी बीच की थोड़ी मोटी जिसमें बहुत सारे स्मूथ मसल्स होते हैं। फिर होते हैं इनर ग्लैंडुलर लेयर जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, जो यूट्राइन कैविटी के अंदर होती है। एंडोमेट्रियम में मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी पीरियड्स के टाइम एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस होते हैं, जबकि बेबी के डिलीवरी के टाइम मायोमेट्रियम में बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो पेन होता है वो इसमें होता है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, यानी फीमेल के एक्सटर्नल पार्ट्स में क्या होता है, मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। मोन्स प्यूबिस एक क्वेश्चन जैसा होता है, फैटी टिश्यू होते हैं जिसमें स्किन होती है और हेयर्स होते हैं। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं टिश्यू के जो मोन्स प्यूबिस से नीचे जाते हैं और वेजाइनल ओपनिंग के आसपास होते हैं। फिर लेबिया मेनोरा, उनके नीचे कुछ फोल्ड्स होते हैं और ओपनिंग जो होती है वेजाइना की वो एक पतली सी मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है जिसको हम कहते हैं हाइमन। क्लाइटोरिस ऊपर की तरफ एक छोटा उंगली जैसा स्ट्रक्चर होता है जो अपर जंक्शन पे होता है दोनों माइनोरा के। हाइमन फर्स्ट कोइटस यानी पहले इंटरकोर्स के टाइम पर टूट जाती है, लेकिन ये एकदम गिरने की वजह से, झटके की वजह से, कुछ चीज़ डालने की वजह से, कुछ स्पोर्ट्स जैसे हॉर्सबैक राइडिंग, साइकिलिंग की वजह से भी टूट जाती है और किसी किसी में ये पहले इंटरकोर्स के बाद भी रहती है। तो इसका होना ना होना किसी भी टाइप के वर्जिनिटी या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का हमको रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, यानी हम नहीं बता सकते हैं इसको देखकर कुछ भी। अब बात करेंगे मैमरी ग्लैंड के बारे में, जिसका डायग्राम इस जगह पर हमको दिख जाएगा। ये जो अभी हम पढ़ रहे थे ये इसका डायग्राम था मैमरी ग्लैंड का, जिसमें फैट टिश्यूज़ हैं, लोब्स हैं, एल्व्यूलस हैं। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अ फंक्शनल मैमरी ग्लैंड इज़ कैरेक्टराइज्ड ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स, यानी सारे फीमेल मैमल्स में एक फंक्शनल मैमरी ग्लैंड होता है। मैमरी ग्लैंड पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम ब्रेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ये 2 होते हैं, पेयर्ड होते हैं यानी 2 होंगे। इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू होते हैं, फैट होता है। ग्लैंडुलर टिश्यू इसको 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड करते हैं अंदर की तरफ, जिसमें छोटे छोटे सेल एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई के सेल में से मिल्क निकलता है जो ल्यूमन या एल्वियोलाई में जो कैविटी होती है वहाँ पर स्टोर रहता है। फिर एल्वियोलाई मेमोरी ट्यूब से होता हुआ बाहर मेमोरी डक्ट में जुड़ जाता है और मेमोरी डक्ट्स जुड़ कर बाहर की तरफ निकल जाते हैं लैक्टिफेरस डक्ट से, जिसके थ्रू जो बेबी रहता है वो मिल्क को अपने लिए ले लेता है। तो ये हमने सब एक्सटर्नल फीचर्स वगैरह ख़त्म करें। अब हम मेन उस पे आएंगे जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में टेस्टिस होता है मेल्स में और फीमेल्स में होती है ओवरी, जो गैमीट बनाने का काम करती है। गैमीट कौन से? स्पर्म होते हैं मेल में और ओवम फीमेल में रिस्पेक्टिवली बाय द प्रोसेस कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। इन टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है। किस प्रोसेस के थ्रू? स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, जो प्यूबर्टी पे स्टार्ट हो जाती है टीनेज में। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ प्रेजेंट होते जो मल्टीप्लाई करते रहते हैं माइटोटिक डिवीजन से और नंबर में इंक्रीज होते रहते हैं। हर स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है, यानी 2n क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इनमें मियोसिस होता है। फिर ये पहला मियोटिक डिवीजन करते हैं जिससे 2 इक्वल हैप्लॉइड सेल बनते हैं जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बोला जाता है, जिनके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि 46 और उससे बने 2 तो 23। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा जिससे 4 बन जाएंगे।
हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। तो इसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए एक ऐसा चार्ट बना सकते हैं। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड, माइटोसिस करेगा तो उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो भी डिप्लॉइड, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे जिनके पास 23 क्रोमोसोम होंगे, फिर 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे और फिर इनका डिफ्रेंसिएशन होगा तो बहुत सारे स्पर्मेटोजोआ बन जाएंगे। द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म का जो हेड रहता है वो सर्टोली सेल्स में धंस जाता है और फाइनली स्पर्मिएशन के प्रोसेस के थ्रू ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में रिलीज़ हो जाता है। ये हमें डायग्राम के थ्रू बताया गया है। स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है, ये प्राइमरी से बनेंगे जो उसके पहले सर्टोली सेल है और स्पर्मेटोगोनियम में। हम देखें तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट हो जाता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ने की वजह से, यानी GnRH। दिस इफ़ यू रिकॉल इज़ अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, या हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH देन एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन, यानी इसके बढ़ने की वजह से 2 और हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेडिक सेल्स पे काम करता है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस को, सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन करवाता है और इन रिटर्न जो एंड्रोजन है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है। FSH सर्टोली सेल्स पर काम करता है और स्टिमुलेट करता है किसको, सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस, यानी इसमें से कुछ फैक्टर्स निकलते हैं जिसकी वजह से स्पर्मियोजेनेसिस हो पाता है। अब हम देखेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म है। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, यानी माइक्रोस्कोप के नीचे दिखता है, जिसमें हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी पूरी बॉडी पे रैप्ड रहती है, एनवलप्ड रहती है। द स्पर्म हेड कंटेन्स एन एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यानी ये स्पर्म का हेड होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है। एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच इज़ कवर्ड बाय कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको एक्रोजोम बोलते हैं, या टोपी जैसी कैप जैसी होती है। द एक्रोजोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, यानी ऐसी एंजाइम से भरी होती हैं जो ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करते हैं। द मिडिल पीस पोजेसेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, यानी मिडिल पीस के पास बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिससे स्पर्म का मूवमेंट फास्ट हो जाता है। एक ह्यूमन मेल अप्रॉक्सीमेटली कोटस के टाइम 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स बनाता है उसके इंटरकोर्स में। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% का शेप नॉर्मल होना चाहिए और 40% की मोटिलिटी यानी मूवमेंट फास्ट होना चाहिए अगर हम एक नॉर्मल फर्टिलिटी चाहते हैं तो। स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस डक्ट्स सिक्रीश ट्यूब्यूल्स are transported by accessory ducts. Secretions of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of sperm, यानी जो हमने वहाँ पर पढ़े थे सारे ग्लैंड्स, उनका जो सिक्रीशन है वो क्यों ज़रूरी होता है, स्पर्म के मेचुरेशन के लिए भी और उसकी मोटिलिटी मूवमेंट के लिए भी। द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कंस्टिट्यूट द सीमन, यानी सेमाइनल वेसिकल में से जो निकलता है वो और स्पर्म दोनों को मिला के हम सीमन कहते हैं। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स, यानी एंड्रोजन दोनों के काम को मॉनिटर करता रहता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। जैसे अभी हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा जो मेल गैमेट का फॉर्मेशन था, वैसे अब फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन को हम oogenesis कहते हैं, विच इज़ मार्कली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि oogenesis तभी स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज व्हेन अ कपल ऑफ मिलियन गैमीट्स मदर सेल आर फॉर्म विद इन ईच फीटल ओवरी, यानी कि जब कोई भी बेबी गर्ल अपनी मदर के स्टमक में, अपनी मदर के यूट्रस में होती है तो oogenesis वहीं से स्टार्ट हो जाता है। द सेल स्टार्ट्स डिवीजन, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, यानी बर्थ के बाद कोई भी oogonia एक्स्ट्रा नहीं बनता है, तब तक ही बन जाते हैं पूरे। दीज सेल स्टार्ट्स डिवीजन, ये डिवीजन स्टार्ट करते हैं और एक प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन में आ जाते हैं और उसी स्टेज में अरेस्ट हो जाते हैं, यानी रुक जाते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी oocyte। उसी स्टेज में ये लोग रुक जाते हैं। फिर उसके बाद हर प्राइमरी oocyte के आसपास एक लेयर होती है ग्रैन्युलोसा सेल की, जिनको बोला जाता है प्राइमरी फॉलिकल। अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, यानी बर्थ से लेके
प्यूबर्टी तक के टाइम में ये डिजनरेट हो जाता है पूरा। देयरफॉर प्यूबर्टी तक आते आते सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स हर ओवरी में बचते हैं। द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, यानी कि और लेयर्स आ जाती हैं इसमें और नए नए थीकास बनने लग जाते हैं। इसको बोला जाता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म्स इनटू टर्शियरी फॉलिकल विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल कॉल्ड एंट्रम, यानी सेकेंडरी से टर्शियरी बनता है जिसके अंदर एक एंट्रम नाम का फ्लूइड होता है, कैविटी होती है। थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना, यानी अंदर की लेयर इंटरना, बाहर की एक्सटर्ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज़ एट दिस स्टेज, यानी यही वह स्टेज होती है जहाँ पे प्राइमरी oocyte जो था वो अपना पहला म्योटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है, जो वहाँ पे अरेस्टेड था उस स्टेज में। वो यहाँ अनइक्वल डिवीजन होता है। इससे दो चीज़ें बनती हैं, एक सेकेंडरी oocyte और दूसरा एक छोटी सी टाइनी पोलर बॉडी। The secondary oocyte retains bulk of the nutrients rich cytoplasm of primary oocyte, यानी जो secondary oocyte रहता है वो प्राइमरी में से जितना भी न्यूट्रिएंट होता है वो ले लेता है। Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? अभी हम at present इस बारे में सर्टन नहीं है कि उसका क्या होता है। टर्शरी फॉलिकल फर्दर मैच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाता है। सेकेंडरी oocyte की एक नई मेम्ब्रेन बन जाती है जिसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। ग्राफियन फॉलिकल फटता है, रप्चर हो जाता है, जिसमें से सेकेंडरी oocyte यानी हमारा ओवम रिलीज हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ये डायग्राम के थ्रू समझा जा सकता है। ये जैसे प्राइमरी फॉलिकल है, सेकेंडरी बना, टर्शरी बना, टर्शरी के बाद ये ग्राफियन बना, ये ग्राफियन फट गया तो इसमें से बाहर निकल के ओवम आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। उसके पहले यहाँ पे दो चार्ट्स दिए हैं आपको, एक दिया हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस का और एक दिया हुआ है oogenesis का। आपको कंपैरिजन करने के लिए दोनों चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट, मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जो फीमेल्स में चलती है, वो भी प्राइमेट जैसे मंकी, एप्स, ह्यूमन बींग्स। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होता है जिसे हम मेनार्च नाम से बोलते हैं। इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशन 28 से 29 डेज़ के बाद रिपीट हो जाता है, एक महीने में। और साइकिल का इवेंट एक मेंस्ट्रुएशन से अगली तक जो होता है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं इन टोटल मिलाकर। वन ओवम इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी ओवम निकलता है, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवम निकल जाता है। द मेजर इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या क्या होते हैं आर शोन इन फिगर 3.9, ऊपर एक चार्ट में दिए हुए हैं। द साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन द मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, यानी पहला फेज होता है जिसको ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, 3 से 5 दिन का ये होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो क्यों होता है? जो हमने एक लेयर पढ़ी थी एंडोमेट्रियम, उसकी लाइनिंग जो होती है यूट्रस में वो टूट कर गिरती है, ब्रेक डाउन होता है। एंड इट्स ब्लड वेसल्स विच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना, वेजाइना के थ्रू ब्लड वेसल के फॉर्म में ये बाहर आती है। मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज़ नॉट फर्टिलाइज, याद रखना है मेंस्ट्रुएशन तभी होगा जब प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर ओवम फर्टिलाइज हो गया, प्रेगनेंसी है, तो मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि इसे इंडिकेटिव माना जा सकता है कि अगर आपके पीरियड्स मिस हो रहे हैं तो ऐसा मान सकते हैं कि आपको प्रेगनेंसी है, लेकिन ये कुछ और वजह से भी नहीं आते हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया या पुअर हेल्थ है आपकी, और भी कुछ कारण होते हैं। द मेंस्ट्रुअल फेज इज़ फॉलोड बाय द फॉलिकुलर फेज, यानी इस मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है फॉलिकुलर फेज। इस फेज में जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्रो करके ग्राफियन फॉलिकल बनता है, जिसमें से अभी आगे चलकर हमारा ओवम रिलीज होने वाला है। These changes in the ovary and the uterus are induced by changes in the level of pituitary and ovarian hormones. ये जो चेंज हो रहे होते हैं बॉडी में, ये हार्मोन्स की वजह से चलते हैं। The secretion of gonadotropins LH and FSH increased gradually during the follicular phase, यानी जो follicular phase है उस टाइम में LH और FSH धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम में हमें दिख रहा है LH और FSH, ये हार्मोन का लेवल है। ये नीचे दिए हुए फेजेस, पहला था मेंस्ट्रुअल फेज, अब फॉलिकुलर फेज में देखें तो ये LH और ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ ईस्ट्रोजन बाय ग्रोइंग फॉलिकल, तो इसका सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडिल ऑफ साइकिल, यानी 14th डे पर, मिडिल ऑफ द साइकिल में दोनों एकदम पीक लेवल पर आ जाते हैं। LH और FSH दोनों पीक हो गए, सबसे ऊपर पहुंच गए हैं।
रैपिड सिक्रीशन ऑफ एलएच लीडिंग टू मैक्सिमम लेवल ड्यूरिंग मिड साइकिल, इसको एलएच सर्ज बोला जाता है, जिससे ग्राफियन फॉलिकल फटता है और ओवम का रिलीज होता है, जिसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ओव्यूलेशन के बाद आता है ल्यूटियल फेज, जिसमें जो बचा हुआ पार्ट है वो कॉर्पस लूटियम में चेंज हो जाता है, जो इस डायग्राम में हमको देखना था। ये कॉर्पस लूटियम में चेंज हो गया, ये बचा हुआ जो पार्ट था फटने के बाद तो ओवम निकल गया, तो बचे हुए पार्ट से फिर कॉर्पस लूटियम बन जाता है। ये कॉर्पस लूटियम सीक्रेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, जो मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए ज़रूरी, यानी वो लाइनिंग बनी रहे इसके लिए ये हार्मोन बहुत ज़रूरी होते हैं। Such an endometrium is necessary for implantation of fertilized ovum and other events of pregnancy, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के टाइम बहुत काम आती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के सारे इवेंट्स बंद हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर कोई भी मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, और एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन में कॉर्पस लूटियम बाहर निकल जाता है, जिससे एंडोमेट्रियम फिर से टूटने लग जाती है, जिससे मेंस्ट्रुएशन होता है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस लूटियम डीजनरेट्स, यानी डीजनरेट हो जाती है अगर कुछ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो, और फिर से वही ब्रेक होकर फिर से साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ह्यूमन बींग्स में 50 की एज तक आते आते मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है, यानी बंद हो जाती है, और इस टाइम को हम मेनोपॉज बोल देते हैं। उसको हमने मेनार्च बोला था जब स्टार्ट हुई थी, इसको हम मेनोपॉज बोलेंगे। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज़ एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। एक साइक्लिक अगर आपको हर मंथ की साइकिल आती है तो मतलब आपका रिप्रोडक्टिव फेज नॉर्मल है, और मेनार्च से मेनोपॉज के बीच में चलता रहता है। अब स्टार्ट हो रहा है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, यानी अब फाइनली सब होने के बाद में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग कोपुलेशन, कोइटस के टाइम जो इंटरकोर्स होता है, सीमन रिलीज होता है पेनिस से वजाइना में। इसको इंसेमिनेशन हमने बोला था, जब स्पर्म किसी भी फीमेल की बॉडी के अंदर जाएंगे तो इंसेमिनेशन होता है। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, यानी ये जल्दी जल्दी तैरते हुए सर्विक्स क्रॉस करके यूट्रस में पहुंचते हैं, और वहाँ पर फाइनली जंक्शन आता है ईस्थमस और एम्प्यूला का, जिसको हम बोलते हैं एम्प्यूलरी ईस्थमिक जंक्शन। फेलोपियन ट्यूब जो हमने देखी थी उसके पार्ट के बीच में पहुँचती है। द ओवम रिलीज्ड बाय ओवरी इज़ ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू एम्प्यूला। किसी किसी की पहले वाली बुक में एम्प्यूलरी ईस्थमिक लिखा होगा, तो इसमें से ईस्थमिक और एम्प्यूलरी दोनों काट के सिर्फ एम्प्यूला लिखना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन सिर्फ एम्प्यूला के रीजन में होता है। फर्टिलाइजेशन कैन अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्प्यूलरी ईस्थमिक जंक्शन, यानी फर्टिलाइजेशन सिर्फ तभी होगा जब ओवम और स्पर्म एक के बाद एक ट्रांसपोर्ट होंगे एम्प्यूलरी ईस्थमिक जंक्शन में। देर इज़ अ रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू प्रेगनेंसी एंड फर्टिलाइजेशन। ये बहुत बड़ा रीज़न है क्यों हर बार कॉपुलेशन से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, क्योंकि इन दोनों का एक के बाद एक आना बहुत ज़रूरी होता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी इसके फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, स्पर्म और ओवम के। ये डायग्राम में दिखाया हुआ है कि ओवम है, ये स्पर्म है, और इसके अंदर एंटर कर रहा है, धीरे से पियर्स करके इसको अंदर पहुँच जाएगा। A sperm comes in the contact with the zona pellucida layer of ovum, ये उसकी लेयर के साथ कांटेक्ट में आता है और चेंजेस करने लग जाता है मेम्ब्रेन में, जिससे क्या होता है कि जैसे ही एक स्पर्म एंटर करता है उसके बाद कोई भी स्पर्म एंटर नहीं कर पाएगा। एक स्पर्म जैसे ही एंटर हुआ वो पूरी लेयर बहुत हार्ड हो जाती है ये वाली, और इसके बाद कुछ भी अंदर नहीं जा पाएगा। The secretion of acrosome help the sperm enter into the cytoplasm of the ovum through the zona pellucida and plasma membrane, यानी जो सिक्रीशन है वो हेल्प करते हैं। एक्रोजोम हमने पढ़ा था, हेड और उसके ऊपर कैप जैसा रीजन होता है, तो उसकी जो सिक्रीशन है वो इसको जल्दी से एंटर करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम आगे देखें, दिस इंड्यूसेस द कम्प्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte बचा था उसका भी मियोटिक डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद द सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन भी अनइक्वल होता है, जिससे उस टाइम पर भी एक पोलर बॉडी बनी थी और इस टाइम पर भी एक सेकेंडरी पोलर बॉडी और एक ओवम बनता है। तो जो अब न्यूक्लियस स्पर्म का है और जो न्यूक्लियस ओवम का है वो फ्यूज़ हो जाते हैं, जिससे एक डिप्लॉइड जाइगोट हमें मिलता है। तो डिप्लॉइड है जाइगोट, यानी 2n है और 46 क्रोमोसोम इसमें हमें मिलेंगे। वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ, यानी बेबी जो है वो बेबी बॉय होगा या गर्ल होगी ये इसी स्टेज में पता चल जाता है। कैसे, इसको समझने के लिए हम एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ओवम जो होता है वो एक्स होता है और स्पर्म जो होता है वो एक्स
वाई होता है। क्रोमोसोम पैटर्न हम पढ़े अगर ह्यूमन फीमेल एक्स एक्स होती है और मेल एक्स वाई होता है, तो जितने भी फीमेल बनेंगे, जैसे ओवम जितने भी रहेंगे उनके पास तो एक्स ही होगा, हमें पता है, ठीक है। तो एक एक्स से फीमेल के ओवम से एक एक्स हमें मिल गया, ठीक। अब हम देखें इन मेल गैमीट्स फ्रॉम द सेक्स क्रोमोसोम। अब मेल गैमीट में क्या होगा कि या तो वो एक्स होगा या वो वाई होगा। तो जैसे ही दोनों का फ्यूजन होता है तो या तो हमें स्पर्म से एक्स क्रोमोसोम मिलेगा या फिर हमें स्पर्म से वाई क्रोमोसोम मिलेगा। तो मान लीजिए कि एक्स हमें एक एक्स तो फीमेल की बॉडी से पहले ही मिल गया है, अब स्पर्म आया तो उससे भी हमें एक्स मिल गया, तो ये एक्स एक्स मिल के क्या बनाएंगी, गर्ल चाइल्ड होता है ये, ठीक है। ये एक्स एक्स मिल के गर्ल चाइल्ड होता है। अब मान लीजिए एक्स हमें एक फीमेल की बॉडी से मिला और जो स्पर्म आया उससे हमें वाई मिला, तो ये बॉय हो जाता है। 50% ऑफ द स्पर्म कैरी एक्स वाइल अदर 50 कैरी वाई, यानी 50% स्पर्म एक्स होता है, 50% वाई होता है। तो फ्यूजन के बाद डिपेंड करता है कि हमें एक्स एक्स मिला है या एक्स वाई मिला है। अगर एक्स वाई है तो वो बेबी बॉय होगा और एक्स एक्स है तो वो फीमेल बेबी होगी। और इसी के लिए साइंटिफिकली कहें तो जो बेबी का सेक्स होता है, यानी बेबी बॉय है या गर्ल है, वो डिटरमाइन होता है फादर से, मदर से नहीं, यानी इसमें मदर की कोई गलती नहीं होती है। अब माइटोटिक डिवीजन जाइगोट का स्टार्ट हो जाता है, किसके थ्रू, इस्थमस के थ्रू। इसको हम बोलते हैं ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस, यानी अब धीरे धीरे यूट्रस की तरफ मूवमेंट करने लग जाता है और कुछ सेल्स बनाता है, 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स डिवाइड होते होते, जिनको हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ये डायग्राम में दिए हुए हैं सारे, और ये सारे के सारे जो है धीरे धीरे यहाँ पर इम्प्लांट होते 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 फाइनली यहाँ पर आकर अटैच हो जाते हैं। ये बेबी होता है जो यहाँ पर ग्रो करता है। ब्लास्टोमियर्स इस कॉल्ड मोरूला, मतलब 8 से 16 स्टेल वाले को हम मोरूला कहते हैं। मोरूला डिवाइड करते करते ब्लास्टोसिस्ट बना लेता है और वो यूट्रस की तरफ चला जाता है। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिट्स आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच रहता है जिसको हम इनर सेल मास बोलते हैं। फिर जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाती है, इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट होकर एम्ब्रियो बना लेता है। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली, यानी यूट्रस के सेल जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेते हैं, और इसके रिजल्ट से जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्बेडेड हो जाती है एंडोमेट्रियम में, यानी उसमें धंस जाती है, और इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, और इसी इम्प्लांटेशन से प्रेगनेंसी होती है। तो ये फर्टिलाइजेशन और आफ्टर प्रोसेस था। अब बचा है हमारे पास प्रेगनेंसी और उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड क्रोनिक विलाई, यानी इसके बाद में छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ जाते हैं जिसको हम क्रोनिक विलाई बोलते हैं, जो यूट्राइन टिश्यू को सराउंड कर लेते हैं और मैटरनल ब्लड आ जाता है, यानी मदर का ब्लड। द क्रोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेड विद ईच अदर, यानी एक दूसरे से घुस जाते हैं ये और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो, यानी जो बेबी डेवलप हो रहा है वो, और जो हमारी मैटरनल बॉडी यानी जो माँ की बॉडी, उसके बीच में एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं प्लेजेंटा। प्लेजेंटा का काम, द प्लेजेंटा फैसिलिटेट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देने का काम करती है, और वहीं जो एम्ब्रियो की कार्बन डाइऑक्साइड और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालती है। द प्लेजेंटा इज़ कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो से कनेक्टेड रहती है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, जो सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। प्लेजेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू भी होता है, प्लेजेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू भी होता है जो सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। उसके साथ में ये हॉर्मोन्स भी बनाता है, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन प्लेजेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन एक्सेट्रा। इन द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी एक हार्मोन होता है जिसको रिलैक्सिन बोला जाता है, वो भी ओवरी से निकलता है। लेट अस रिमेंबर HCG, HPL एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये 3 हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर निकलते हैं। इन एडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द लेवल्स ऑफ अदर हार्मोन्स लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन का लेवल भी बढ़ जाता है मैटरनल ब्लड में, यानी मदर के ब्लड में। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स इज असेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, यानी हमारे बेबी को सपोर्ट करने के लिए रहता है, जो चेंज होता है मदर में उसके लिए, और प्रेगनेंसी मेंटेन रहे, अबॉर्शन ना हो जाए, इसके लिए ज़रूरी होता है। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास डिफ्रेंशिएट, यानी इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद जो इनर सेल मास रहता है वो डिफ्रेंशिएट होता है, यानी डिवाइड होना स्टार्ट कर देता है, और एक आउटर लेयर बनाता है जिसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म।
एक इनर लेयर बनाता है जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्म, और एक मीजोडर्म, दोनों के बीच में। ये 3 लेयर हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनाने के लिए असेंशियल होती है। दिस नीड्स टू बी मेंशन्ड हियर दैट द इनर सेल मास कंटेन सर्टन, जो इनर सेल मास होता है उसमें कुछ पर्टिकुलर सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टेम सेल्स, जिनके पास पोटेंसी होती है कि वो सारे ऑर्गन्स को बना सकते हैं। अब कुछ मेजर फीचर्स हम पढ़ते हैं। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ्स, यानी 9 मंथ्स होती है ह्यूमंस में, बाकी की आप फाइंड कर सकते हैं। 1 मंथ के बाद एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है, ये आपको बाय हार्ट लर्न करना है, ये साइड में लिखा हुआ है इस पैराग्राफ के बारे में। आफ्टर 1 मंथ हार्ट बनता है। उसके बाद बाय द एंड ऑफ 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी लिम्स और डिजिट्स यानी हाथ और उंगलियां बनना शुरू हो जाती हैं। 12 वीक्स यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 3 महीने के बाद सारे मेजर ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं, लिम्स, जेनाइटल ऑर्गन्स। पहला मूवमेंट और बालों पर, मतलब सर पर बाल आना कब शुरू हो जाते हैं? 5th मंथ में। और 6 महीने के बाद जो बॉडी है वो छोटे छोटे हेयर्स से कवर हो जाती है, आंखें सेपरेट हो जाती हैं और आई लैशेस बन जाती हैं, और 9 मंथ के बाद फीटस रेडी हो जाता है बाहर आने के लिए। और लास्ट चीज़ है पार्चुरेशन और लैक्टेशन। द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ 9 मंथ, और इस पीरियड को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। इसके बाद विगरस कॉन्ट्रैक्शंस यानी दर्द होना स्टार्ट होते हैं, जिससे डिलीवरी हो जाती है फीटस की। जो डिलीवरी होती है इस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन बोलते हैं। याद रखने की चीज़ है कि पार्चुरेशन एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है जिसमें दोनों नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं। सिग्नल्स कहाँ से आना चालू होते हैं? फुली डेवलप हो जाता है जब बच्चा वहाँ से और प्लेजेंटा से, जिससे धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शंस यानी दर्द उठना स्टार्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ये ट्रिगर्ड रिलीज़ होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होने लग जाता है। ऑक्सीटोसिन मसल्स पे काम करता है जिससे तेज़ दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, विच इन टर्न सिक्रेट्स फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, जिससे और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन निकलने लग जाता है। स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज, रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। दर्द बढ़ता जाता है और जिससे बेबी बाहर की तरफ एक्सपेल हो जाता है, जिसको हमने पार्चुरेशन बोला। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर, प्लेजेंटा भी बाहर निकल जाती है। The mammary glands of the female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk, यानी प्रेगनेंसी ख़त्म होते होते लैक्टेशन स्टार्ट हो जाता है, मदर मिल्क पिला सकती है। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग न्यू बॉर्न। द मिल्क प्रोड्यूस, जो स्टार्टिंग के दिनों में मिल्क निकलता है उसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। इसमें बहुत ज़रूरी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, और डॉक्टर्स भी इस चीज़ को मानते हैं कि शुरू के दिनों में ब्रेस्ट फीडिंग करना बच्चे को हेल्दी बनाता है।